बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमने अगला टॉपिक किया था एशिया पैसिफिक वर्सेस यूरो अटलांटिक, उसका हम दूसरा पार्ट करेंगे। आज हम यूरो अटलांटिक ग्रेट पावर पॉलिटिक्स देखेंगे। हम यूरो अटलांटिक की जो रीजन है उसको देखेंगे और उसके जो कंसर्न्स और इश्यूज और उसके जो रिपरकशन से पॉसिबल उसको हम देखेंगे और उसका एक पॉसिबल वे आउट भी देंगे। अगर देखें कि जो यूरो अटलांटिक रीजन है तो उसकी डेफिनेशन ये है या उसको डिफाइन इस तरह किया जा सकता है कि इट्स अ जियोग्राफिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म फॉर द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ यूरोप विच बॉर्डर्स द अटलांटिक ओशियन। ये एक जियोग्राफिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म है जो इस्तेमाल किया जाता है जो कि वेस्टर्न पोर्शन ऑफ यूरोप है उसके लिए, मतलब यूरोप का वो पार्ट जो मतलब वेस्ट में है और मतलब इन सिंपल वर्ड्स जिसकी बाउंड्री अटलांटिक ओशन से मिलती है उसको जो है कि वो यूरो अटलांटिक कहा जाता है कि वो कंट्रीज़ या वो रीजन्स जो अटलांटिक ओशन के साथ हो। इसमें हम अगर देखें तो की एक्टर्स उसमें जो वैसे बात यूरोपियन स्टेट्स जो उस बाउंड्री के साथ आती हैं, नेटो है, रशिया है। रशिया आल्दो अटलांटिक रीजन के कंट्रीज़ का पार्ट तो नहीं है वो, मतलब बट इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एक्टर क्योंकि इसका रोल वहाँ पे बहुत ही अहम है। उसके अलावा इस रीजन में जो यूरो अटलांटिक रीजन है इसमें 6 आउट ऑफ 10 ग्लोबल इकोनॉमीज़ के कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें आप फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, इटली है, जर्मनी है और भी हैं कंट्रीज़। उसके अलावा 4 आउट ऑफ 7 डिक्लेयर्ड न्यू स्टेट्स इस रीजन में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग रशिया। अगर हम देखें कि रीजन के इश्यूज कौन कौन से हैं, एक तो जो पहला इशू है वो री इमर्जेंस ऑफ रशिया और उसकी ईस्टर्न यूरोप में इन्वॉल्वमेंट। और उसके जो मिसाल है वो यूक्रेन क्राइसिस और जॉर्जियन क्राइसिस से हम ले सकते हैं, जहाँ पे येलो और ऑरेंज रेवोल्यूशन आई थी। और उसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है जो कि रशिया पे सेंक्शन है, और रशिया मतलब मोस्टली जो यूरोप है वो रशिया पे डिपेंड करता है अपनी एनर्जी नीड्स के लिए। और फिर नेटो के पावर्स पे भी डिबेट है कि नेटो के पावर्स किस हद तक होना चाहिए। और मतलब क्योंकि जो नेटो के ऑपरेशंस मिडिल ईस्ट में या अफगानिस्तान में, तो उसने मतलब एक डोमेस्टिकली यूरोपियन नेशंस में एक इशू रेज किया कि दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। सो इन मैनी रीजन्स ये बात थी कि मतलब ये जो पावर्स हैं या फिर ये जो उनके की उसके जो एस्पेक्ट्स है उसके चार्टर में उसको कुछ लुक आफ्टर किया जाए। साउथ की तरफ से उसको क्या इश्यूज है, साउथ मींस दी पार्ट ऑफ अफ्रीका जो कि उसके डाउन में आता है। सो एक तो रिफ्यूजीज क्राइसिस है जो वहाँ पे सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में। दूसरा आईएसएस से उनको थ्रेट है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक इन सीरिया, जो कि अफ्रीका के थ्रू वहाँ पे आ रहा है। और पायरेसी का थ्रेट है वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ अफ्रीका से अटलांटिक ओशियन में, मतलब वहाँ पे वो ये जो समुद्री चोर हैं उनसे उनको ख़तरा होता है क्योंकि जो यूरो अटलांटिक का रीजन है उसका जो ट्रेड है एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ या लैटिन अमेरिका के साथ थ्रू अटलांटिक ओशियन नॉर्थ टू साउथ अटलांटिक, या फिर उससे आगे आके इंडियन ओशियन या पैसिफिक पैसिफिक ओशियन, इन सारी रीजन्स में आते हैं। तो उनको मतलब इन एक चैलेंजेस से भी मतलब निपटना पड़ता है। तो ये एक उनको इशू साउथ की तरफ से पायरेसी का भी है। फिर अगर देखेंगे उनको वेस्टर्न की तरफ से इशू क्या है, एक्चुअली वेस्टर्न की तरफ से उसको इशू यूएस से है, क्योंकि यूएस ने जैसे कि हमने पहले लेक्चर में किया था कि यूएस के जो इंटरेस्ट है वो एशिया पैसिफिक में बढ़ चुके हैं। तो उससे ये है कि यूएस के जो मतलब जो इंटरेस्ट है यूरो अटलांटिक में या उन कंट्रीज़ में वो थोड़े से हल्के दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनको डाउट है कि अगर अमेरिका मतलब चला जाता है, आसियान कंट्रीज़ पे फोकस करता है, इंडिया पे फोकस करता है और अपनी मतलब जो उसकी पॉलिटिकल जो उसके डायमेंशन है या उसका फेस है वो उन कंट्रीज़ की तरफ चला जाता है, सो
दे थिंक कि उनको मतलब क्या होगा कि वो एक चीज़ एक वैक्यूम क्रिएट करेगी रशिया के लिए, जो अपना पावर एक्सरसाइज करके उनको उनके रीजन में मैनिपुलेशन का काम कर सकती है। अब उसके अलावा कुछ इंटरनल इश्यूज भी है इन यूरो अटलांटिक कंट्रीज़ के। इकोनॉमिक क्राइसिस है, मतलब 2008 के बाद 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन आया उससे, और उसके बाद यूरो क्राइसिस की वजह से या इनमें बहुत सारे इश्यूज है, स्पेशली ग्रीस में, और उसके अलावा इटली में भी है। इटली ने तो इवेंचुअली मतलब बीआरआई को भी ज्वाइन किया, चाइना को उसकी समिट है, दावोस स्टेट की समिट में बीजिंग में। सो उनके इकोनॉमिक के भी कंसर्न्स है, उसके अलावा नेशनलिस्ट मूवमेंट भी है वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ में, कि कुछ पॉपुलर पॉलिटिशियंस राइज हुए हैं जो कि मतलब एक नेशनलिस्टिक आइडियाज़ के साथ मूव कर रहे हैं। उसके अलावा ईयू क्राइसिस है, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन ने ईयू को छोड़ दिया, और मतलब ईयू अब ग्रेट ब्रिटेन के छोड़ने के बाद एक क्लियर इंडिकेशन करता है कि मे बी देयर माइट बी अनदर कंट्री दैट कुड लीव इट। और उसके अलावा स्कॉटलैंड का रेफरेंडम, वो मतलब ग्रेट ब्रिटेन को एक डिसइंटीग्रेशन का ख़तरा है। और इस तरह की जो अदर कंट्रीज़ है कि उनमें भी ये है कि शायद किसी न किसी तरह उनके भी किसी स्टेट या किसी पार्ट में ऐसी कोई चीज़ हो, क्योंकि डिफरेंट एथनिसिटीज़ के कंट्रीज़, इन सारे कंट्रीज़ जो भी यूरो अटलांटिक के रीजन में आते हैं उनमें पाए जाते हैं। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का इशू है, और क्लाइमेट इशू। ये जो ऐसे दो इशू हैं जिनमें इट्सेल्फ मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ का भी मतलब आपस में एक डिफरेंस है कि क्लाइमेट को किस तरह टैकल किया जाए, कार्बन एमिशन का टारगेट क्या होना चाहिए। मतलब सर हर एक कंट्री का एक अपना पोर्टफोलियो बना हुआ है कि हम दो कोई 2025 का टारगेट रख रहे हैं, कोई 2030 का रख रहे हैं क्लाइमेट इश्यूज़ को टैकल करने के लिए। सो इट्स सेल्फ उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें भी उनकी मतलब बहुत सारे क्राइसिस हैं। अब उसके अलावा अगर हम देखेंगे आउटसाइड यूरोप उनको कौन कौन से इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये सारे कंट्रीज़ ग्लोबल पावर रह चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो उनको अदर इश्यूज़ को भी देखना पड़ता है। तो सबसे पहले उनको फ़लस्तीन और इसराइल का इशू है कि फ़लस्तीन के साथ अरब वर्ल्ड इन्वॉल्व है और मुस्लिम कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, और जो ये यूरो अटलांटिक की कंट्रीज़ है तो उनके ट्रेडिंग रिलेशंस उनके साथ है। और अदर साइड इसराइल है, और इसराइल इसराइल अमेरिका का मतलब एली है और वो उसको भी नहीं छोड़ सकते। फिर उसके अलावा ईरान का जो न्यूक्लियर इशू है उस पर भी मतलब एक डिफरेंस बना हुआ है इन कंट्रीज़ में, कि कितनी देर तक यूएस के पीछे चलेंगे, कितनी देर तक वो अपना मतलब पॉलिटिकल एजेंडा, खुद का सेल्फ एजेंडा उनका कोई नहीं होगा। फिर उसके अलावा बहुत से कंट्रीज़ यहाँ में या बहुत से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो यूएस को ये भी ब्लेम करते हैं कि जो सर्विलेंस प्रोग्राम्स हैं यूरोप में उनको भी यूएस मतलब स्पाई करता है, देखता है कि क्या हो रहा है कंट्रीज़ में। इवन इटसेल्फ ये भी मतलब ब्लेम किया जाता है कि जो ग्रेट ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन को छोड़ना उसमें भी किस हद तक जो बैकअप है वो जो है कि वो यूएस का हाथ है, क्योंकि यूएस को मतलब एक चीज़ ये है कि मतलब जो जर्मनी की राइज़ है, जर्मनी की एक डेवलपमेंट हुई है उससे उसको भी मतलब जो है कि एक सेंस ऑफ डाउट है कि उसकी इमरजेंस से एक नया कोई पावर आज ग्लोबल पावर राइज हो सकता है। सो ये कुछ अदर इश्यूज है जो कि अटलांटिक के कंट्रीज़ को काउंटर कर रहे हैं। अगर हम देखें वे आउट क्या है, कि एक तो जो अटलांटिक की कंट्रीज़ हैं उनको उनका जो बेस्ट एली है यूएसए उसके साथ उसको ट्रस्ट इंक्रीज़ करना होगा, और इंटेलिजेंस वगैरह शेयर करनी होगी, जो भी मतलब है एक कलेक्टिव ये जो कि सिक्योरिटी का मतलब उनको एक एजेंडा लेके उस पर चलना होगा। उसके अलावा जो फेक न्यूज़ है वगैरह थ्रू सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया को उसको भी कवर करना होगा, कि प्रोपोगंडा की पॉलिटिक्स जो है अगेंस्ट एनी कंट्री और एनी लीडर इसको भी मतलब देखना होगा। फिर साइबर सिक्योरिटी उसको जो है कि इन सबको मिलकर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ट्रम्प की इलेक्शंस पे यू ऑल नो कि वहाँ पे
इंडिकेशंस हुई थी कि रशियन इन्वॉल्वमेंट है. सो इट हैज़ आल्सो सीरियस कंसर्न फॉर ऑल दीज कंट्रीज. उसके अलावा मेकिंग इट सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी नीड टू अवॉइड रशियन प्रेशर. अब ये है कि जितनी भी कंट्रीज है यूरोपियन तकरीबन ये एनर्जी नीड के लिए गैस और अदर एनर्जी जो मटेरियल है उसके लिए वो रशिया पे डिपेंड करते हैं. अब वो खुद कोई और मतलब अल्टरनेटिव की तरफ जाएं कि मतलब जिससे वो रशियन प्रेशर से बच सकें. आ, एक पॉइंट है जो कि काफ़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक्टिविस्ट ये बिलीव करते हैं कि भाई रशिया को नेटो में ऐड करो. मतलब यूरोप का जो मिलिट्री अलाइंस है उसमें आप उसको ऐड करके आप फिर अपने इंटरेस्ट सेम करके फिर आप जो है कि अदर आपके जो मतलब अपोनेंट्स हैं चाहे वो अफ्रीका के रीजन में हो या पैसिफिक के रीजन में हो तो डायरेक्टली आप उसको काउंटर कर सकते हैं. क्योंकि एट द मोमेंट द बिगेस्ट जो कि एनिमी फॉर या आप कहेंगे काउंटर पावर फॉर अटलांटिक रीजन या पैसिफिक रीजन में जो है अमेरिका और वो चाइना है. रशिया से बढ़कर वो चाइना है. सो दे नीड टू टेक pragmatic अप्रोच या सिगशियस अप्रोच के जिस तरह से उनका जो इंटरेस्ट है वो सेव हो सके. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम. अगर कोई कमी पेशी हुई इस लेक्चर के दौरान सो आई अपोलोजाइज दैट थिंग. सो गुड बाय.